हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई एंड स्टॉक मेजरमेंट इन इंडिया, भारत में मुद्रा आपूर्ति एवं स्टॉक मापन। सबसे पहले बात करें मुद्रा आपूर्ति की, तो भारत में मुद्रा आपूर्ति का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक पर है। रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति का कार्य करता है। आरबीआई भारतीय चलन अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन करता है। 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त सभी मुद्रा का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है और उस पर वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य वाली बात है कि 1 रुपये का नोट का निर्गमन आरबीआई नहीं करता। सैद्धांतिक दृष्टि से सभी नोट परिवर्तनशील हैं, किंतु यह परिवर्तनशीलता केवल वैधानिकता है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह सभी नोट अपरिवर्तनशील ही होंगे, क्योंकि केंद्रीय बैंक इनके बदले यानी पुराने नोटों को नए नोटों में परिवर्तित करता है, कोई और मूल्य अदा नहीं करता। तो सीधी सी बात है कि केवल सैद्धांतिक दृष्टि से भारत की मुद्रा परिवर्तनशील लगती हैं। व्यवहारिक रूप से देखें तो भारत की जो मुद्रा है रुपया, वह अपरिवर्तनशील मुद्रा ही है, क्योंकि इनके बदले में कोई आरबीआई अपने को मानक सिक्के प्रोवाइड नहीं करवाता, बल्कि पुरानी नोटों के बदले नए नोटों में ही परिवर्तित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से भारत की मुद्रा परिवर्तनशील है और व्यवहारिक दृष्टि से भारत की मुद्रा अपरिवर्तनशील है। अब बात करें भारत में नोट निर्गमन की विधियों की, तो 2 प्रकार की विधियां हैं। पहले चलती थी आनुपातिक कोष प्रणाली। ये कोष प्रणाली क्या थी? इसके अंतर्गत निर्गमित पत्र मुद्रा का 40% स्वर्ण अथवा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना आवश्यक था। 40 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक था। शेष 60% मुद्रा भी रजत अथवा अन्य सरकारी प्रतिभूतियां कोष में रखकर निर्गमित की जा सकती थी। सीधा सा मीनिंग है कि आनुपातिक कोष प्रणाली के अंतर्गत जितनी भी मुद्रा निर्गमित की जाती थी उसके पीछे उतना ही रिजर्व रखा जाता था। 100% रिजर्व उसके पास रखा जाता था। 40% स्वर्ण में और 40 करोड़ का स्वर्ण, और बाकी शेष 60% भी रजत या अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में रखना आवश्यक था। फिर इसके दोषों को दूर करने के लिए दूसरी पद्धति आई, न्यूनतम कोष पद्धति। यह पद्धति 1 जुलाई 1956 से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत प्रारंभ में 400 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष निर्धारित किया गया। यानी आप 400 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रख दो और उनके बदले में कितनी भी मुद्रा निर्गमित कर सकती थी गवर्नमेंट, जिसमें 400 करोड़ में इन्होंने 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण निर्धारित किया था और बाकी विदेशी मुद्रा थी। बाद में विदेशी मुद्रा की और अधिक आवश्यकता महसूस हुई, तब इस कोष को कम करके 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण एवं 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां निश्चित की गई। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है कि जो 200 करोड़ हैं उसमें स्वर्ण का हिस्सा कितना है और विदेशी प्रतिभूतियों का हिस्सा कितना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो न्यूनतम कोष पद्धति है उसके अंतर्गत 200 करोड़ का कोष है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण रखा गया है और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में यही लोचशील पद्धति चलन में है। लोचशील इस वजह से कहा जाता है कि कोष को घटा बढ़ा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कोष को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रारंभ में 400 करोड़ रखा था, अभी वर्तमान में 200 करोड़ रखा हुआ है। अब बात करते हैं मुद्रा पूर्ति के स्रोत। भारत में मुद्रा की पूर्ति कहाँ कहाँ से होती है या किन किन स्रोतों के द्वारा मुद्रा की पूर्ति देश में की जा सकती है। पहला है रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा। आरबीआई के द्वारा मुद्रा निर्गमित होती है जिससे मुद्रा की पूर्ति होती है। दूसरी है सरकार द्वारा जारी मुद्रा। सरकार भी कभी कभी विशेष परिस्थितियों में मुद्रा की पूर्ति करती हैं, जारी करती है मुद्रा। तीसरी है बैंकों के पास जमा धनराशि। तो ये 3 स्रोत हैं मुद्रा की पूर्ति के, आरबीआई के द्वारा निर्गमित मुद्रा, सरकार द्वारा जारी मुद्रा और तीसरा बैंकों के पास जमा धनराशि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
अब आगे बात करें मुद्रा पूर्ति के अंग कौन कौन से हैं या अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। मुद्रा पूर्ति की 4 अंग हैं या 4 अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3 एंड M4। इनकी गणना 1979 से की जा रही हैं। एक मुद्रा की अवधारणा या अंग दूसरी अवधारणा से उसकी तरलता के अनुपात में अंतर करती हैं। यानी अपन देखना चाहें कि M1, M2 या M3 से किस प्रकार डिफरेंट हैं या M3, M4 से किस प्रकार भिन्नता रखती हैं, तो इन अवधारणाओं में तरलता का मेन अंतर है। लिक्विडिटी के आधार पे इन चारों अंगों में या चारों अवधारणाओं में अंतर किया जा सकता है। एक एक की बात करते हैं। M1 में क्या क्या शामिल हैं। M1 के अंतर्गत RBI द्वारा निम्न मुद्राओं को शामिल किया जाता है। M1 का फॉर्मूला है C यानी करेंसी, DD यानी डिमांड डिपॉजिट, OD यानी अदर डिपॉजिट। C की बात करें, C का अर्थ है जनता के पास जमा धन राशि, DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स, सहकारी बैंकों एवं व्यापारिक बैंकों की विशुद्ध जमा राशियां, ये DD डिमांड डिपॉजिट्स। OD अदर डिपॉजिट्स, RBI की अन्य जमा राशियां, लेकिन इनमें RBI के जो कर्मचारी हैं उनकी बीमा प्राविधिक निधि और ग्रेजुटी को शामिल नहीं किया गया है। तो इन 3 चीज़ों को मिला के जनता के पास जमा धन राशि, सहकारी एवं व्यापारिक बैंकों की डिपॉजिट्स विशुद्ध जमाएं और RBI की अन्य जमाओं को मिलाकर M1 का निर्माण किया गया है। अब बात करें M2 क्या है। M2 का फॉर्मूला है M1 प्लस PD। M1 यानी ये ऊपर की तीनों जमाएं और PD हैं डाकघर की बचत जमाएं, डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। लेकिन डाकघर की इसमें केवल बचत जमाओं को शामिल किया गया है, जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं केवल उनको लिया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। M3 की बात करें तो M3 में M1 शामिल है प्लस TD है। TD यानी टाइम डिपॉजिट्स, और टाइम डिपॉजिट्स किनकी, व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की जमा राशियां। इसमें समय जमा राशियों को शामिल किया गया है। इसमें सेविंग का कोई रोल नहीं है, जो बचत जमा है उनका रोल नहीं है। और ये टाइम डिपॉजिट्स व्यापारिक और सहकारी बैंकों की, डाकघर की नहीं, ये ध्यान रखने वाली बातें। व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की जमा सावधि राशियां M3 में शामिल है। M1 तो है ही सही, प्लस TD टाइम डिपॉजिट्स, और किनकी टाइम डिपॉजिट्स, व्यापारिक और सहकारी बैंकों की। चौथा है मुद्रा की आपूर्ति का अंग M3 यानी M1 प्लस TD ऑलरेडी शामिल हैं, और TPD यानी टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की कुल जमाएं, चाहे वो बचत जमा हो, सावधि जमा सावधि हो, कोई सी भी जमा हो, वो टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस प्लस M3 M4 में शामिल हैं। लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनता है M4 में निम्न में से शामिल नहीं है। एक ऑप्शन में राष्ट्रीय बचत पत्र दिया रहता है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र शामिल नहीं किया जाता। तो ये 4 अवधारणा है M1, M2, M3, M4। M1 में C, DD एंड OD। M2 में M1 प्लस PD डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, लेकिन केवल बचत जमाएं। M3 में M1 प्लस TD टाइम डिपॉजिट्स, किनकी, व्यापारिक बैंकों और सहकारी बैंकों की। M4 में M3 प्लस TPD टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये 4 अवधारणाएं हैं। अब बात करें, यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे हैं तरलता का इनका अनुपात क्या है। तो सबसे सर्वाधिक तरल माप है M1, फिर M2, M3, M4, ये रेशियो है तरलता के अनुसार। M1 सबसे सर्वाधिक तरल माप है M1, फिर M2, M3, M4। और मनी स्टॉक हैं M3 को कहा जाता है मनी स्टॉक। ये 2 मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक तरल माप कौन सा है और मनी स्टॉक कौन सी मुद्रा को कहा जाता है। तो मनी स्टॉक M3 को कहते हैं और सर्वाधिक तरल माप M1 है। अब आगे बात करते हैं मुद्रा के चलन वेग की। मुद्रा का चलन वेग क्या है। मुद्रा में प्रवाह होता है। मुद्रा की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग जब विनिमय माध्यम के लिए किया जाता है तो उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण देखते हैं, एक दिन में 100 रुपये का नोट 10 व्यक्तियों के हाथों से गुजरता है तो वह इन 10 व्यक्तियों के लिए मुद्रा का कार्य करता है। तो मुद्रा के इसी प्रवाह को चलन गति कहा जाता है।
चलन गति मुद्रा की पूर्ति से कई गुना बढ़ जाती है। जैसे सपोज करो मुद्रा की पूर्ति तो 100 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये हैं। मैं सुबह उठ के दूध की दुकान पे गया, 100 रुपये दूध वाले को दिया और दूध ले लिया। दूध वाले ने 100 रुपये किराना वालों को दिया और कुछ सामान खरीद लिया। किराना वाला गया सब्जी की दुकान पे, सब्जी वाले को दिए वही 100 रुपये और उनसे कोई सामान खरीद लिया। यानी मुद्रा की पूर्ति तो एक है, 100 रुपये का एक नोट है, यानी मुद्रा की पूर्ति तो 100 है, लेकिन चलन उसका कई गुना ज़्यादा है। यदि वह 100 रुपये का नोट एक दिन में 10 व्यक्तियों के हाथों में से गुजरता है तो चलन वेग हो गया 100 × 10, मुद्रा का चलन वेग हो गया 1000 रुपये। परिभाषा की बात करते हैं तो निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितनी बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा की चलन गति कहा जाता है। सपोज 100 रुपये का नोट यदि 10 व्यक्तियों के हाथों से गुजरता है तो मुद्रा की चलन गति हो जाएगी 100 × 10 यानी 1000, चलन वेग 1000 हो जाएगा। अब बात करते हैं मुद्रा की चलन गति को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन से तत्व हैं जो मुद्रा की चलन गति को प्रभावित करते हैं? पहला है व्यापारिक क्रियाएं। यदि देश में व्यापारिक क्रियाएं अधिक होती हैं तो मुद्रा की चलन गति अधिक होगी, और देश में व्यापारिक क्रियाएं कम होती हैं तो मुद्रा का चलन वेग कम हो जाएगा। उपभोग की प्रवृत्ति, यदि देश में उपभोग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, लोग वस्तुओं को बार बार क्रय करते हैं तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ता है, और देश में यदि उपभोग की प्रवृत्ति कम है तो मुद्रा का चलन वेग भी कम हो जाएगा या कम होगा। तीसरा तत्व है विनियोग की सुविधाएं एवं आर्थिक विकास। देश में आर्थिक विकास की दर अच्छी है, विनियोग के अनेक विकल्प हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी, क्योंकि मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के हाथों में तेजी से प्रवाहित होगी और चलन वेग ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ेगा। और यदि विनियोग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठप पड़े हुए हैं, कोई मोमेंट नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो ऑटोमेटिकली मुद्रा का चलन वेग कम हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा, यदि देश में लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे और नोट अधिकतर व्यक्तियों के हाथों में जाएगा। तो मुद्रा की मात्रा भी अगर ज़्यादा है देश में तो चलन वेग ज़्यादा होगा, मुद्रा की मात्रा कम है तो चलन वेग कम होगा। नकद क्रय विक्रय, यदि किए जाने वाले सौदे जो भी लेन देन होता है वो नकद में होते हैं तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, और अगर उधार में सौदे होते हैं तो मुद्रा का चलन वेग कम हो जाएगा, क्योंकि नोट जो हैं, मुद्रा जो हैं, वह एक व्यक्तियों के हाथों से नहीं गुजरेगी, क्योंकि सौदे उधार में हो रहे हैं, मुद्रा का ट्रांजैक्शन उनमें नहीं हो रहा। और एक है बैंकिंग संस्थाओं का विकास। यदि देश में बैंकिंग संस्थाएं ज़्यादा हैं, प्रॉपर एक्टिविटी कर रही हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो चलन वेग ज़्यादा होगा, और बैंकिंग संस्थाओं का अभाव है तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। ये जितने भी मैंने तत्व बताए, व्यापारिक क्रिया हो, उपभोग की प्रवृत्ति हो, विनियोग की सुविधा एवं आर्थिक विकास हो, मुद्रा की मात्रा हो, नकद क्रय विक्रय हो, बैंकिंग संस्थाओं का विकास हो, इनका अगर ये क्रियाएं पॉजिटिव में होती हैं तो मुद्रा का चलन वेग भी पॉजिटिव में होता है। मतलब इन क्रियाओं और मुद्रा के चलन वेग में पॉजिटिव रिलेशंस हैं। लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसमें और चलन गति में, मुद्रा के चलन वेग में इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, वो है जनता की तरलता पसंदगी। मैंने इसके आगे स्टार लगा रखा है। जनता की तरलता पसंदगी का तात्पर्य है यदि देश के लोग, देश की जनता रुपयों को अपने पास अधिक जमा करके रखना चाहती हैं, या उनमें ऐसी प्रवृत्ति है कि वो पैसों को खर्च नहीं करना चाहती, तरल रूप में रखना चाहती हैं, तो यदि जनता में तरलता पसंदगी की आदत ज़्यादा होगी तो चलन गति उतनी ही कम होगी, और जनता की तरलता पसंदगी रखने की आदत यदि कम है तो चलन वेग में वृद्धि होगी। केवल एक ये ऐसा तत्व है जनता की तरलता पसंदगी जिसमें नेगेटिव रिलेशंस हैं। यदि जनता की तरलता पसंदगी बढ़ती है तो चलन वेग कम हो जाएगा, और तरलता पसंदगी की आदत कम होती है तो चलन वेग बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि तरलता पसंदगी और चलन वेग में नेगेटिव रिलेशंस हैं। बाकी और तत्वों में
और चलन वेग में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ये बढ़ेंगे तो चलन वेग भी बढ़ेगा मुद्रा का। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।